हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ स्टैटिक जीके। जैसे कि आपको पता होगा कि पहला लेक्चर आपको स्टैटिक जीके बेटा मिल चुका है। अब हम सेकंड लेक्चर की तरफ जाएंगे। पहले में हमने कुछ ट्रिक्स करें। हमने ट्रिक्स पहले में इसलिए करें कि आप डिमोटिवेट ना हो कि इतना कुछ है, हम कैसे पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक जीके बेटा एक ऐसी चीज है जो रहती है तो स्टैटिक ही है, बट ये बहुत वास्ट है। इसको बहुत आपको पुराना पढ़ना पड़ता है, नया पढ़ना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि स्टैटिक में भी कई बार चेंजेस होते रहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कोई पुरानी है तो जब वो नई न्यूज में आएगी तो उसको भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो आपको दोनों एस्पेक्ट से पढ़ना पड़ेगा, पुराने से भी और नए से भी। ठीक है, तो अब ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं बेटा जो क्या होते हैं, रिपीटेडली आस्क्ड होते हैं, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको वो एग्जाम में दोबारा डालते हैं। तो उसी सीरीज में हम पहले आज सीरीज लेने जा रहे हैं रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस की, दैट इज आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स। कोई भी एग्जाम हो बेटा, LIC हो, SBI हो, IBPS हो, कोई भी एग्जाम हो, इवन कि SSC हो, आपका कोई स्टेट एग्जाम हो, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं दोबारा दोबारा। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वाकई में वो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा जो एक कैंडिडेट को पता होने चाहिए, जो अपेयर करने जा रहा है एग्जाम में, जो बैठने जा रहा है, उसको वो क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। तो आज के इस सीरीज में पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति। अब आप में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे बेटा कि नीति क्या है, तो आपको मैं इसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड जो इसका है वो सबको बताने वाला हूं। नीति कब बनी, क्या हुआ, कैसे बना था, वो सब बताने वाला हूं। बट मेक श्योर पहले हम एक चीज कर ले, पहले नीति है क्या। ठीक है, तो नीति की सबसे पहले फुल फॉर्म एग्जाम में पूछते हैं, जो हमें नहीं आती है या हमें आती है तो हम गलती करते हैं, वो कंफ्यूज करेगा आपको। वो फोर ऑफ नेशनल में, न्यू में, हर जगह आपको कंफ्यूज करेगा, पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब नीति क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब बेटा इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों बनी, ये क्यों बनाई गई, इसका मतलब क्यों जरूरत पड़ी हमें इसकी। आप जानते होंगे हमारे पास पहले 5 ईयर प्लान थे। आप सब जानते होंगे हमारे पास क्या थे, पहले 5 ईयर प्लान थे। याद है आपको? अगर 1950 में देखो तो एक बनाया गया था प्लानिंग कमीशन। 1950 में क्या बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन बनाया गया। 1950 में क्या बनाया गया बेटा, प्लानिंग कमीशन बनाया गया। किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमारे देश के, हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब बेटा होता क्या है, जब ये प्लानिंग कमीशन बनता है तो प्लान जो होते हैं वो बनते हैं 5 साल के लिए, और पहला प्लान कब आता है, 1951 से 56 तक। इसी बीच में सारे स्टेट के जो सीएम होते हैं वो बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो तो अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाती है, हमारा कौन सोचेगा, हमारा कैसे होगा। हमारी जो स्टेट की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो सकती है, माइट भी पंजाब की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट हो, राजस्थान की डिफरेंट हो, तमिलनाडु की डिफरेंट हो, सबकी डिफरेंट हो सकती है। तो उसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, NDC बनाई। अब NDC क्या थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसमें क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में हर स्टेट का और यूटी का सीएम होता है, उसका मेंबर होता है। स्टेट का सीएम उसका क्या होता है बेटा, मेंबर होता है। ठीक है, ये बन गई। अब जब मोदी जी आए 2014 में, तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि हम दोनों बॉडीज को क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। तो क्या बना देंगे उसको बनाएंगे नीति आयोग। तो समझिएगा बात को कि यहां पे NDC प्लस PC मतलब प्लानिंग कमीशन जब कंबाइन हो गई तो क्या आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आ गया, नीति आ गया। ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी आपको याद रखना है। नॉर इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, इतने बात याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है बेटा कि जब प्लानिंग कमीशन थी तो इसके चेयरमैन हमेशा कौन होते थे, प्लानिंग कमीशन के टाइम पे भी चेयरमैन हमेशा कौन होते थे, आपकी कंट्री के प्रधानमंत्री। तो ऐसे ही सेम इसमें भी है, बट इसमें याद रखना है, आपको एक बात याद रखनी है कि नीति में बेटा शॉर्ट टर्म प्लान बनते हैं। नीति में क्या बनता है बेटा, शॉर्ट टर्म प्लान बनते हैं। और आपको ये क्वेश्चन पेपर में आया था कि नीति किस 5 ईयर प्लान के दौरान आई थी, कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था तो नीति आई थी। तो 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था, 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था, उसके बीच में नीति आई थी बेटा। 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 था। ठीक है, 2012 से 2017 आपका 12th 5 ईयर प्लान था, उसी के बीच में नीति आ गई।
अब नीति शॉर्ट टर्म प्लान बनाती है, 3 इयर्स, 2 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर, मतलब वो ऐसा नहीं है कि एक प्लान बन गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते बेटा। नीति में ऐसा हम कर सकते हैं, नीति शॉर्ट टर्म है, ठीक है। और नीति के चेयरमैन कौन होंगे? ऑलवेज आपको पता ही है, अगर प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन वो थे तो वही होंगे कंट्री के पीएम, जो इस वक्त कौन है? नरेंद्र मोदी जी। कौन है इस वक्त? नरेंद्र मोदी जी। तो चेयरपर्सन कौन होगा बेटा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी आर रिस्पेक्टेबल पीएम, वो क्या है हमारे इस वक्त प्लानिंग कमीशन की या नीति के आप कह लो चेयरमैन है। वाइस चेयरमैन पूछे तो राजीव कुमार, वाइस चेयरमैन पूछे तो राजीव कुमार। और अगर आपसे वो पूछ ले सीईओ तो अमिताभ कांत, सीईओ पूछ ले तो अमिताभ कांत, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। मैं एक बार स्क्रीन से हट रहा हूं, आप लोग देखिए बेटा। वाइस चेयरमैन आपके कौन आ जाएंगे? वाइस चेयरमैन आपके राजीव कुमार आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट पॉइंट देखो तो उसके बाद हमारे सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। अगर आपको देखने में इश्यू हो रहा है तो मैं नीचे लिख देता हूं बेटा कि राजीव कुमार हमारे वाइस चेयरमैन है और सीईओ जो है वो कौन है? अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। अब कई लोग कहेंगे नीति का क्यों इसको स्पेशल बनाया गया बेटा? तो नीति आपको पता होगा कई तरह के इंडेक्स भी प्रोवाइड करती है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, ठीक है, पॉवर्टी इंडेक्स भी चेक करते हैं, बहुत सारे इंडेक्स नीति द्वारा दिए जाते हैं। तो नीति एक बॉडी है जो बनाई गई है प्रधानमंत्री द्वारा, इसको प्रधानमंत्री ही बनाते हैं, उसको खत्म भी कर सकते हैं। देखिए 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने बनाया और 2014 में जब हम मोदी जी आए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि इसके लिए कोई बिल पास कराओ। क्यों नहीं इसके लिए कोई बिल पास हुआ? क्योंकि ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल बॉडी है जिसको कभी भी प्रधानमंत्री चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया आई होप, ठीक है, और आपको क्लियर भी होगा। पहला क्वेश्चन नीति पे था जो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप भी ट्राई करेगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग भी ट्राई करेगा कि आप लोग भी करें, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या आता है यहाँ पे? सेकंड क्वेश्चन है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया डिजाइन्ड बाय। फ्लैग पे, हमारे इंडियन नेशनल फ्लैग पे बहुत सारे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में बनते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला तो ये बन गया कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया डिजाइन्ड बाय। सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको कि हमारा नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया, ठीक है। तो वो कौन है? पिंगलई वेंकैयान, पिंगलई वेंकैयान जो क्या है? एक फ्रीडम फाइटर थे। पिंगलई वेंकैयान जो क्या है बेटा? एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, जिन्होंने हमारा जो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया है वो डिजाइन किया। ये कहां से बिलोंग करते थे? क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। इन्होंने हमारा जो फ्लैग है वो डिजाइन किया। अब और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं फ्लैग पर? पेपर में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली, जो हम FAQ कहते हैं कि फ्लैग की रेशो क्या है? इंडिया का जो फ्लैग है इसकी रेशो क्या है? 2:3, ठीक है। फ्लैग की रेशो क्या है? 2:3। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि फ्लैग जो है उसको अडॉप्ट कब किया गया? फ्लैग को अडॉप्ट कब किया गया? तो 22 जुलाई 1947, 22 ऑफ जुलाई 1947। अब एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि झंडा पहली बार फहराया कहां गया? झंडा पहली बार कहां फहराया गया, ठीक है। तो लाहौर सेशन आपको याद हो शायद, अगर आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है बेटा, लाहौर सेशन 1929, लाहौर सेशन एक्सक्यूज मी 1929, अगर आपको याद हो, उसमें मैंने पूर्ण स्वराज मांगा था, अगर आपको याद हो, ठीक है। लाहौर सेशन 1929। अब पहली बार क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में कि पहली बार कौन सी ऐसी फॉरेन कंट्री थी जहां हमारा झंडा फहराया गया, ठीक है। तो उसका आंसर क्या रहेगा? जर्मनी। उसका आंसर क्या रहेगा? जर्मनी। अब ये पूछते हैं कि किसने फहराया, कौन थे वो जिसने फहराया? बीकाजी कामा, बीकाजी कामा, बीकाजी कामा, ठीक है, बीकाजी कामा। अब बीकाजी कामा कौन है? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। तो आपको एक एक क्वेश्चन बेटा, आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर करना है, ठीक है, और आपको हो भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप क्लास लगा रहे हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। बट थोड़ा आपको ध्यान समझना है कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन ये भी एक क्वेश्चन है, झंडा कब अडॉप्ट किया गया ये भी क्वेश्चन है। तो सारे जो क्वेश्चन है उनको आपने देखना है कि वो कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, ये आपका क्या था बेटा? सेकंड क्वेश्चन। मैं बोर्ड के पीछे हो गया था ताकि आपको क्लियरिटी दिख जाए, ठीक है। तो ये लाहौर सेशन में हुआ था, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है।
अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन बेटा, जैसे कि हम देख पा रहे होंगे, आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर, किस साल में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, काफी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो मैं जानता हूं बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसके जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं हम वो छोड़ जाएंगे। देखिए मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूं, देखो मैं 3-4 बार आपको आरबीआई लिख के दूंगा, आप बोलेंगे क्यों लिख रहे हैं, तो मैं आपको इसका मतलब बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले आरबीआई का एक्ट आया, कब आया, 1934 में। उसके बाद आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट हुई, कब हुई, 1935 में। उसके बाद आरबीआई सरकारी हुआ, मतलब नेशनलाइज्ड हुआ, वो कब हुआ, 1949 में। फिर आरबीआई के अंदर पहली बार 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, 14 बैंक्स को क्या किया गया, नेशनलाइज्ड किया गया, ठीक है। तो वो कब हुआ, 1969 में, 1969 में। तो ये चार डेट्स बहुत जरूरी हैं जो मैंने बोली हैं, ठीक है। आरबीआई एक्ट कब आया, 34 में, एस्टैब्लिशमेंट 35 में, नेशनलाइज कब हुआ, 49 में। इसके अंदर पहली बार 14 बैंक नेशनलाइज कब हुए, वो हुए 1969 में। तो इसको आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन आता है कि आरबीआई कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना। आरबीआई फॉर्म्ड या एस्टैब्लिश्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, ठीक है, ऑफ विच कमेटी। तो हिल्टन यंग कमीशन कमेटी के कहने पे क्या बनाया गया, आपका आरबीआई को बनाया गया। पहले गवर्नर पूछते हैं ऑसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर, ये पहले हैं। पहले इंडियन पूछ ले, अगर आपको वो पहले इंडियन पूछ ले फिर आपको दिक्कत आ सकती है। हमने ओवरऑल पहले बताए हैं, ओवरऑल पहले कौन थे, ये पहले इंडियन सीडी देशमुख, ठीक है, पहले इंडियन सीडी देशमुख जो थे वो पहले इंडियन थे, ये पहले थे। तो इसको आपको याद रखना बेटा, ठीक है। अब आरबीआई जो बेटा, इसका जो पहले हेडक्वार्टर था वो कहां पे था, कोलकाता में। फिर इसको शिफ्ट किया गया कहां पे, आपकी जो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है मुंबई में, ठीक है, आपकी जो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है मुंबई में, ठीक है। तो पहले आप ये सारे पॉइंट नोट कीजिए, मैं आपको आरबीआई के बारे में और भी काफी चीजें बताने वाला हूं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आरबीआई एक्ट कब आया था, 34 में, एस्टैब्लिशमेंट 35 में हुई, 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया। 14 बैंक्स इसके अंदर पहली बार रेगुलेट किए गए 69 में, ठीक है। पहले हेडक्वार्टर कहां पे था, कोलकाता था, ठीक है। और शिफ्ट कहां किया गया, मुंबई किया गया। कब किया गया, 1936 में किया गया, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। किसकी कहने पे रिकमेंड हुआ था, ये हिल्टन यंग कमीशन की। पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, और जब इंडियन पहला गवर्नर बना था वो कौन था, सीडी देशमुख। इसको मैं कंटिन्यू करूंगा आरबीआई को, बड़ा जरूरी पॉइंट और भी काफी मैं आपको बताने वाला हूं सारे। बेटा आरबीआई जो है आपको पता है करेंसी प्रिंटिंग का काम, करेंसी अगर प्रिंट होती है तो करेंसी प्रिंटिंग का जो सारा काम है वो किसके पास है, वो आरबीआई के पास है, ठीक है। अब करेंसी प्रिंट कितनी जगह होती है, कैसे होती है, क्या होती है, वो भी हम करने वाले हैं सारे पॉइंट। बट सबसे पहले हम करेंसी नोट करेंगे। तो बेटा ये कुछ आपके करेंसी नोट्स हैं जो आपको करने बड़े जरूरी हैं। क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कि इन पे किसकी इमेज है, इन पे किसकी इमेज है। तो बेटा होता क्या है, आप लोग करते थे महात्मा गांधी, बेटा वो सबको पता है कि हर नोट पे महात्मा गांधी जी की जो है तस्वीर है वो लगी हुई है। बट बेटा वो पूछता है आपको कि बैक साइड पे कौन सी चीज की इस पे पिक है, तो वहीं पे वो ऑप्शन में जाम उसकी महात्मा गांधी देता है, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़कर आए, जिनको नहीं मालूम है, वो क्या करें, वो महात्मा गांधी टिक कर दे बेटा। बट आंसर वो नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा, धीरे। यहाँ पे कौन सा बेटा, यहाँ पे है सन टेम्पल, यहाँ पे कौन सा है, सन टेम्पल। अगर आप देखेंगे, आप खुद भी अपने पास, आपके पास करेंसी नोट होगी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एलोरा केव्स, यहाँ पे एलोरा केव्स, यहाँ पे हम्पी जो कर्नाटका में, मैं सारे बताऊंगा आपको प्लेस भी, ठीक है, हम्पी, ठीक है। यहाँ पे रानी की वाव, रानी की वाव, यहाँ पे आपका सांची स्तूपा, ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा, सांची स्तूपा, यहाँ पे रेड फोर्ट,
और यहाँ पे क्या बेटा, मार्स ऑर्बिट मिशन, मार्स ऑर्बिट मिशन, जिसको हम मोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेटा पहले पॉइंट आप देख लीजिए एक बार, मैं आपको बोर्ड से साइड हो जाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि क्या क्या करने वाला हमारा इसमें। तो 10 रुपये के नोट पे बेटा कौन सा है, सन टेम्पल है, 20 पे एलोरा केव्स हैं, 50 पे हम्पी है, फिर यहाँ पे रानी की वाव है, यहाँ पे सांची स्तूपा है, रेड फोर्ट है और मार्स ऑर्बिट मिशन है। तो इसमें से भी वो कई क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछता है बेटा कि सन टेम्पल को क्या बोलते हैं और ये कहाँ पर है, इसको बेटा ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं, इसको ब्लैक पगोडा भी बोलते हैं, ठीक है। ये कोणार्क डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, ये कोणार्क में है, कहाँ पे, उड़ीसा में, कोणार्क उड़ीसा में, इसको ब्लैक पगोडा बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। एलोरा केव्स आप जानते होंगे महाराष्ट्र में, अजंता एंड एलोरा केव्स दोनों है बेटा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सारी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हम्पी कहाँ पे बेटा, कर्नाटका में, हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटका, हम्पी कहाँ बेटा आपका, कर्नाटका में। फिर रानी की वाव आपका कहाँ जाएगा बेटा, गुजरात में, रानी की वाव कहाँ पे आएगा, गुजरात में। सांची स्तूपा कहाँ पे बेटा आपका, मध्य प्रदेश में। रेड फोर्ट दिल्ली में, जानते होंगे आप सारे, ठीक है। और मार्स ऑर्बिट मिशन कब लॉन्च हुआ, पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ध्यान रखना, मार्स ऑर्बिट मिशन कब लॉन्च हुआ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो एक मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कि आप बताएंगे कि मार्स ऑर्बिट मिशन कब हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, इजी है। आप लोग जब करेंगे वीडियो देखेंगे तब ट्राई करेंगे प्लीज, ठीक है। अगर आप चाहेंगे मैं आपको ऑप्शन दूंगा, मैं भी आपको ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। 2014, 15, 2012 या 2013, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था, जिस ईयर में वो एग्जाम था तो उन्होंने पूछा कि कितने साल हो गए हैं इसको लॉन्च हुए हुए, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग देना, ठीक है। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बेटा क्या क्वेश्चन पूछा गया है, विच स्टेट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स। तो बेटा अगर हम बात करें लोकसभा की और राज्यसभा की, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है, लोकसभा कब बनी, पहली सिटिंग कब हुई, राज्यसभा कब बनी, पहली सिटिंग कब हुई। तो हमें सारे क्वेश्चन बेटा पता होना चाहिए। हम सारे क्वेश्चन बेटा एक एक पॉइंट करेंगे, बट मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से समझो, ठीक है। जैसे अब इसने पूछा है कि लोकसभा की जो मैक्सिमम सीट हैं वो किस स्टेट से आती हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें भी फर्दर के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे इसने पूछा लोकसभा की मैक्सिमम सीट्स कहां से आती हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यूपी से 80, ठीक है, 80 सीट। बात करें राज्यसभा की, यूपी कितनी सीट, आई होप आप इतना बात समझ रहे हो कि बेटा जो लोकसभा है उसमें 80 सीट्स हैं। लोकसभा में कितनी बेटा, 80 सीट कहां से आ रही हैं, सिर्फ यूपी से ही आ रही हैं। और 32 सीट बेटा कहां से आ रही हैं, 32 सीट भी यूपी से आ रही हैं, बट वो कहां पे है, राज्यसभा में, वो कहां पे है, राज्यसभा में। तो इसको आपको याद रखना है। अब हम जो अगले पॉइंट्स हैं वो करने वाले हैं इसमें कि कौन कौन से जरूरी पॉइंट्स हैं, ठीक है बेटा। आंसर आप लोगों को पता लग चुका है, आंसर आपको पता लग चुका है, बट आंसर आप लोगों को पता लग चुका है, बट मैं आगे और फर्दर कराऊंगा, ठीक है। यूपी में 80 सीट्स हैं, ठीक है, यूपी में कितनी सीट्स है बेटा, 80 सीट्स हैं, ठीक है। अब अगर वो पूछ ले लोकसभा में मैक्सिमम एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब सीट्स कहां से आती हैं, मैक्सिमम एसटी सीट्स कहां से आती है, बेटा देखो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है ना। तो मैक्सिमम एसटी सीट्स कहां से आती है अगर वो पूछ ले, तो आप क्या करोगे, मध्य प्रदेश, आप क्या करोगे, आप मध्य प्रदेश कर दोगे। वो जानबूझकर भी आपको ये पॉइंट दे सकता है, क्यों दे सकता है मैं आपको बताता हूं। देखो अब वो पूछेगा कि लोकसभा में जो एसटी सीट है वो मैक्सिमम मध्य प्रदेश से आ रही है, तो राज्यसभा में कहां से आती है, राज्यसभा में कहां से आती है। बट यहां पे आपको ध्यान रखना है, राज्यसभा में एससी, एसटी, ओबीसी या कोई भी कास्ट हो उसके लिए रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में यही आपको गलती करवाते हैं वो, ठीक है, कि लोकसभा में एसटी सीट जो है वो मैक्सिमम मध्य प्रदेश से आ रही हैं, तो जो आरएस है उसमें कहां से आती हैं, बेटा आरएस में रिजर्वेशन है ही नहीं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, आरएस में रिजर्वेशन नहीं है। तो प्लीज इसको याद रखिएगा और दिमाग में रखिएगा, गलती ना हो, ठीक है। अब और बात करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोअर हाउस, क्या बोलते हैं इसको, लोअर हाउस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपर हाउस, इसको बोलते हैं
अपर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस अपर हाउस, ये बात आपको याद नहीं है। लोकसभा को बोलते हैं बेटा लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस, ठीक है। अब पेपर में क्या पूछते हैं कि लोकसभा डिसॉल्व्ड आफ्टर एवरी 5 years, लोकसभा डिसॉल्व्ड आफ्टर एवरी 5 years, राज्यसभा डिसॉल्व्ड आफ्टर एवरी डैश ईयर्स। तो बच्चों के माइंड में क्या होता है, बिकॉज लोकसभा का जो एमपी होता है बेटे, उसकी जो होती है 6 years की होती है बेटा, उसकी जो 5 years की होती है, आई एम सो सॉरी, 5 years का टर्म होता है। बट अगर वो राज्यसभा का एमपी हो तो उसका 6 year का टर्म होता है। तो वो एग्जाम में आपको कंफ्यूज कैसे करते हैं, वो पूछेंगे बताइए कि लोकसभा जो 5 साल में डिसॉल्व होती है तो राज्यसभा कितने में होती है, तो आप बच्चे क्या कर देते हैं 6 year कर देते हैं। बट नहीं करना, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, इट कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड, नेवर एवर। हाँ, 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 year, 1/3 ऑफ मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 year, बट नेवर डिसॉल्व, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है कि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, लोकसभा डिसॉल्व होती है। और अगर लोकसभा का क्वेश्चन आए कि लोकसभा डिसॉल्व्ड आफ्टर एवरी डैश, ठीक है, और ऑप्शन में क्या दिया हो 3 year, 4 year, 5 year, या फिर नॉट फिक्स्ड, तो फिर आप क्या आंसर करने वाले हो। मैं पॉज इसलिए ले रहा हूं ताकि आप अपना आंसर सोच लें। नॉट फिक्स्ड करेंगे। अब आप कहेंगे सर क्यों, देखिए लोकसभा पहले भी डिसॉल्व हो सकती है, अगर प्रधानमंत्री जी से बहुमत छीन लिया जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, लोकसभा खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व होगी। हाँ, तो ये एक्सटेंड भी हो सकती है, बट सिर्फ 1 साल के लिए, मैक्सिमम ऑफ 1 year। लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड, मैं ये नहीं कह रहा एक्सटेंड नहीं हो सकती, लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बट मैक्सिमम फॉर 1 year। अब एग्जांपल लीजिए, अगर 2020 में इलेक्शन होते हैं हमारे इंडिया में और कोरोना वायरस आया होता है, तो हम पहले इलेक्शन करवाते हैं या क्या करते हैं, है ना। तो उसके कारण क्या हो सकता है बेटा, 1 साल का डिले भी हो सकता है। तो ये बात को याद रखना आपको कि ये बढ़ भी सकती है बेटे और कम भी हो सकती है, तो नॉट फिक्स, तो क्या हो जाएगा नॉट फिक्स, ठीक है। और बहुत सारे पॉइंट हैं लोकसभा के और राज्यसभा के जो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, बट अभी हमें थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है तो हम आगे करेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको कराने हैं क्योंकि बेस्ट जो क्वेश्चंस हैं आपको वो देने वाला हूं मैं, ठीक है। रिपीटेडली आज जो बार बार पूछे गए क्वेश्चन है बेटा वही दूंगा आपको, ठीक है, और कोई नहीं। चलिए अब आप इस पे आ जाइए कोविड-19 पर, ठीक है। कोविड-19, ठीक है, कोरोना वायरस, यू ऑल नो, बहुत ही ऐसा एक समझ लीजिए दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ, ठीक है। कोविड-19 ने सब कुछ हिला दिया, इकोनॉमी को हिला दिया, लोगों को हिला दिया, पूरी अर्थव्यवस्था का हाल बुरा कर दिया। हाँ, आप सब जानते होंगे। तो बेटा क्वेश्चन क्या था कि कोविड-19 नेम दिया किसने इसको, ठीक है, इसका नाम क्या था, कोरोना वायरस इसका नाम था। क्या था इसका नाम, कोरोना वायरस बेटा, ठीक है। इसको कोरोना क्यों बोलते हैं ये बताता हूं आपको, इसके पीछे राज है भी बेटा। जब भी आप इसको जब डॉक्टर्स चेक करते हैं अपने लैब में एंड ऑल दैट, ठीक है, तो जब इसको देखा गया तो इसकी जो इमेज थी वो ऊपर ऐसे रेड बना हुआ था, इसके ऊपर ऐसा रेड बना था, तो इट्स लाइक ए क्राउन, वो क्राउन की तरह दिख रहा था। और वैसे भी अगर फ्रेंच की टर्म देखे तो उसको हेलो बोलते हैं वहां पे, हेलो, ठीक है। तो ध्यान रखना कि वो क्राउन की तरह दिख रहा था, इसलिए क्या नाम दे दिया गया, कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस नाम दिया गया, ठीक है। अब उसको नाम चेंज किया कोरोना वायरस डिसीज 19, कोविड-19 वो किसने दिया बेटा, वो दिया आपके WHO ने। वो किसने दिया बेटा, आपके WHO ने। WHO जानते हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या जानते हैं आप लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इस पे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। पहला पूछते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर वो कहां पे है, तो वो कहां है बेटा, जिनेवा। वो कहां पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है। WHO के हेड कौन है, टेड्रोस एधानोम जो है वो WHO के हेड है बेटा, ठीक है। और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा, वो पूछ सकता है आपसे इस बार कि WHO में मैक्सिमम फंडिंग कौन करता है। जो WHO बेटा आखिरकार ये चलती किससे है बेटा, फंडिंग से चलती है ना। लोग और कंट्रीज को फंडिंग देते हैं तो ये आगे लोगों की हेल्प करता है, हेल्थ के वाइज है ना, करता है ना। तो अभी मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे अफ्रीका को पोलियो वायरस फ्री घोषित कर दिया इसने। अफ्रीका को पोलियो फ्री
अनाउंस कर दिया है, ठीक है, पोलियो फ्री, ये पोलियो फ्री हो गया अब अफ्रीका नेशन, ठीक है। तो अब इस पे वापस आते हैं जरा। टेड्रोस जो है, जब इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, ये इथोपिया से है, याद रखना, टेड्रोस कहाँ से है, इथोपिया से। जब टेड्रोस का अपॉइंटमेंट हुआ तो टेड्रोस को जो वोट किया था वो क्या था, इंडिया और चाइना ने, इंडिया और चाइना ने। तो ट्रंप ने उस वक्त कहा था, जब ये कोरोना आया, ट्रंप ने कहा कि आप एक काम कीजिए, फ्लाइट्स जो हैं, जितने भी चाइना से फ्लाइट्स आ रही हैं उनको बंद करवा दीजिए। टेड्रोस क्या बोले, कहते नहीं ऐसे नहीं फैलता कोरोना। तो जब अमेरिका में कोरोना फैल गया तो ट्रंप ने क्या किया, वार्निंग दी, क्या दी, कहा WHO को कि हम आपको मैक्सिमम फंडिंग देते हैं, हम आपको मैक्सिमम फंडिंग देते हैं, कितने परसेंट, 17% फंडिंग आप हमसे ले रहे हो, टोटल का 17% हमसे फंडिंग ले रहे हो, हम आपका फंडिंग रोकते हैं, हम आपका फंडिंग रोक देते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन अगर आए कि मैक्सिमम फंडिंग करता कौन था, वो यूएस करता था, अब कौन कर रहा है, अब कौन कर रहा है, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन 10%, ठीक है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन 10%, ठीक है। और WHO को छोड़ने की भी धमकी दे रखी है, ठीक है, छोड़ने की भी धमकी दे रखी है, किसने, आपके यूएस के प्रेसिडेंट, इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, उन्होंने छोड़ने की धमकी दे रखी है कि हम इसको छोड़ भी सकते हैं अगर ये अपने जो चीज़ें कर रहा है उससे सही नहीं हुआ तो, ठीक है। और अभी वो पता ही है, अभी हुआ क्या था कि कोरोना के कारण जो यूएस प्रेसिडेंट हैं वो भी इफेक्टेड हो गए थे, ठीक है। और अभी थोड़े दिन पहले वो 2 दिन, एक दिन की बात, 2 दिन की बात है कि वो बाहर आए मास्क उतार कर और बोले कि अब मैं ठीक हूँ, मुझे कोरोना भी नहीं हरा पाया। और अमेरिकन एजेंसी कुछ और ही अब नए फैक्ट्स ला रही हैं कि 6 फीट तक ये जा सकता है कोरोना, इसकी हाइट इतनी है कि ये 6 फीट तक कवर कर सकता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। कोविड-19 पे थोड़े और क्वेश्चन याद कीजिएगा। फर्स्ट स्टेट जिसने क्या लगाया, लॉकडाउन लगाया, टू इम्पोज लॉकडाउन, ठीक है, फर्स्ट स्टेट टू इम्पोज लॉकडाउन वॉज ओडिशा, ठीक है। फर्स्ट जिसने क्या लगाया, कर्फ्यू लगाया, फर्स्ट जिसने क्या लगाया कर्फ्यू, इट वॉज पंजाब, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट जिसने कहा मैं कोरोना फ्री हूँ, ठीक है, बट बाद में फिर कोरोना से हो गए इफेक्टेड, ठीक है, तो वो थी गोवा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बेटा हम करेंगे। इवन कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी चलाई गई कोरोना के टाइम पे, जिसमें सबको राशन बांटा गया एंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। और आपको याद होगा अगर कि जितने भी जनधन खाते हैं उनमें लेडीज़ के जो खाते थे स्पेशली, उनमें 500-500 रुपये आए थे, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स उसी की हैं बेटा, ठीक है। तो लॉकडाउन के बारे में तो हम करते रहेंगे बातें, कोविड के बारे में करते रहेंगे बातें, बट हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ज़रूरी है बेटा, ठीक है। इतना क्लियर होगा आप लोगों को, आई होप, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बेटा, पोषण अभियान। बेटा आपको नाम से एक चीज लग रही होगी, नाम से एक चीज लग रही है। पोषण मतलब क्या है, किसी भी आप वुमेन को देख लीजिए प्रेग्नेंट है, ठीक है, कोई भी बच्चा है जिसको पोषण नहीं मिल पा रहा प्रॉपर, जिसको वो मील नहीं मिल पा रही जिसको चाहिए, वो खाना नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री ने क्या शुरू किया, पोषण अभियान शुरू किया, ठीक है बेटा। अब इस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो करते हैं हम शुरू। पहला क्वेश्चन बेटा इस पे क्या बनेगा कि पोषण अभियान लॉन्च कहां से हुआ और कब हुआ, ठीक है। तो पहला इसका आंसर है 2018 को लॉन्च हुआ, ठीक है, 2018 को लॉन्च हुआ। किस दिन लॉन्च हुआ, 8 मार्च को लॉन्च किया गया, 8 मार्च को लॉन्च किया गया। क्या होता है इस दिन, इस दिन होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इंटरनेशनल विमेंस डे होता है 8 मार्च को, ठीक है। तो इस दिन शुरू किया गया, क्या किया गया, पोषण अभियान, ठीक है, पोषण अभियान शुरू किया गया 8 मार्च को, ठीक है, 2018 में। कहां से शुरू हुआ, राजस्थान से, राजस्थान से। अब राजस्थान से कहां से बेटे, झुंझुनू से, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से बेटे। अब इसमें स्पेशल क्या था कि लैक्टेट वुमेन्स हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, जो अंडर नरिश्ड है ना, जिनको नरिशमेंट नहीं मिल रहा, जो चाइल्ड बच्चे जो बहुत भूखे रहते हैं, उनको हंगर इंडेक्स में हमारा इसलिए रैंक बहुत बुरा आया हुआ है, उनके लिए क्या करेंगे हम लोग, सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि 2018 में इलेक्शंस भी थे राजस्थान में, तो इसीलिए ये यहीं से लॉन्च किया गया था, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और किस दिन लॉन्च हुआ, 8 मार्च 2018 को, जिस दिन क्या होता है बेटा, इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, ठीक है। आई होप आप इस बात को समझ चुके होंगे।
चलिए नेक्स्ट बेटा देखते हैं, ये हमारा हो चुका है, हम नेक्स्ट देखते हैं रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। तो पहले बात करते हैं, अब सारी एक एक करके हम सारी बात करेंगे। हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। बेटा उसने क्या पूछा है, रिटायरमेंट एज। तो बेटे आपको पता होगा आपको कई रिटायरमेंट एज ऐसी हैं जो लर्न करनी पड़ती हैं, और कुछ चीज़ें बेटा ऐसी भी हैं जो आपको वैसे ही बताना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन दोबारा पूछते हैं, मैं आपको पूछने वाला हूं, आप बताइए इसका आंसर। गवर्नर ऑफ अ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट, उसकी रिटायरमेंट एज क्या है, वो कब अपने सीट से रिजाइन कर देता है, ठीक है। क्या वो 65 ईयर में करता है, 70 ईयर में करता है, 80 ईयर में करता है, 90 में करता है, आप बताइए आपको लगता है। मैं आपको बीच में समय दे रहा हूं, मैं टाइम इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इसको क्लियर कर सकें, ठीक है, हर बात को। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक गवर्नर जो होता है स्टेट का, आपको पता होगा हर स्टेट का एक गवर्नर होता है। गवर्नर जो होता है स्टेट का बेटे, वो जो होता है बेटा, वो कब अपनी जो पद है उसको छोड़ सकता है, बताइए जल्दी। मैं आपको बताता हूं अभी, ठीक है। तो देखिए जो गवर्नर होता है, जो गवर्नर ऑफ अ स्टेट होता है, ठीक है, आपको याद रखना है, जो गवर्नर ऑफ अ स्टेट होता है बेटा, वो हमेशा प्रेसिडेंट की विल पे होता है, प्रेसिडेंट की विल पे होता है, ना कि उसकी कोई कम या ज्यादा एज है, ये याद रखना, ना कि उसकी कोई कम या ज्यादा एज है, ठीक है। रिटायरमेंट एज ना कुछ 60 फिक्स की गई है, ना कुछ की गई है। गवर्नर को प्रेसिडेंट जितनी देर चाहे बेटा तब तक प्रेसिडेंट लगा सकता है, ठीक है, जब तक चाहे। अब इन केस में सुप्रीम कोर्ट में 65 है बेटे, अगर मैं देखूं हाई कोर्ट में तो क्या है 62, ठीक है, यहाँ पे 62 और वहाँ पे 65। अब बेटा और भी बहुत सारे केसेस हैं जो हमें करने हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए आप, CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CEC क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और CAG क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर UPSC के चेयरमैन, और भी बहुत सारी पोस्ट है बेटा जिनमें एक कंडीशन रखी गई है। वो कंडीशन क्या होती है, 6 इयर्स और 65 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर, 6 इयर्स और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। आप लोगों ने, कई बच्चों ने, अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई बुक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने एक चीज बेटा देखी होगी, कि कई बार आपको ये चीज नहीं पता लगती कि आखिर ये 6 ईयर और 65 ईयर कहना क्या जाता है। तो बेटे ध्यान रखिए, अगर कोई बंदा CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर 62 की एज में बन रहा है तो वो सिर्फ 3 साल सर्व करेगा, अगर कोई बंदा 55 की एज में बन रहा है तो सिर्फ 61 तक सर्व करेगा। आप बात को समझिए, 6 ईयर और 65 ईयर विच एवर इज अर्लियर। एंड ये कुछ बेटा ऐसी बॉडीज हैं, दे कैन नेवर बी रीअपॉइंटेड, ये दोबारा रीअपॉइंट नहीं होते, एक बार ये अपनी जॉब करेगा ना बस, और इनको फिर कोई जॉब नहीं मिलनी। ये याद रखना बात को कि एक बार इनकी जॉब खत्म होती है, CEC बन के आप खत्म हो गए, आप फिर किस सरकारी पद पर नहीं आ सकते, कोई भी सरकारी पद हो, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में बेटा अगर बात करें तो पहले थे 30+1, अब 30+1 में क्या है बेटा, मतलब कि 30 थे बेटा जजेस, 30 क्या थे बेटे, जजेस थे, और एक होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। 30 हमारे क्या है बेटा, 30 हमारे क्या है बेटा, जजेस थे, और एक हमारे कौन होते हैं, एक होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको चेंज किया गया है, इसको क्या किया गया बेटा, चेंज किया गया है, 33+1 किया गया है, 33+1 किया गया है, ठीक है, 33+1 कर दिया गया इसको, ठीक है। अब यहाँ CGI, आपके करंट CGI कौन है, आपको क्वेश्चन वैसे आता होना चाहिए, सिंपल है, मैं स्ट्रेटेजी करा रहा हूँ तो मैं करंट नहीं बोलूँगा बीच में, बट स्टिल आपको आना चाहिए कि हमारे जो करंट CGI हैं उनका नाम क्या है। याद करिए, ऐसे बोबड़े भी थे, ठीक है, क्या ऐसे बोबड़े के बाद कोई और आया है, तो आपके लिए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी CGI का हम और क्या पॉइंट करने वाले हैं कि जो CGI बेटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये पहले कौन थे इंडिया के, तो हीरालाल जे कानिया, ठीक है। तो पहला जो CGI था इंडिया का, मतलब पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, हीरालाल जे कानिया, ठीक है। और आपको बेटा अभी
खुद करना है कि सीजीआई अभी कौन है, ठीक है। तो जजेस की स्ट्रेंथ बेटा बढ़ गई है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ और एक चीज आपको याद रखनी है बेटा, चाहे फाइनेंशियल एमरजेंसी लगी हो, चाहे फाइनेंशियल एमरजेंसी लगी हो, इनकी सैलरी नहीं रुकती, इनकी सैलरी नहीं रुकती है, ठीक है। इतना आपको पॉइंट याद रखना है। ओके, नेक्स्ट बात है बेटा, उसने पूछा है कि आर्टिकल 352 किस चीज से रिलेटेड है। आर्टिकल जो 352 है बेटा वो किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको 3 आर्टिकल जो होते हैं वो बहुत खास हैं, जो आपको याद करने होते हैं, प्लीज इसको याद करिएगा, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल हैं, 4-4 का डिफरेंस है, 3 आर्टिकल हैं, 4-4 का डिफरेंस है, ठीक है। तो याद रखना आपको कि 3 आर्टिकल हैं और 4-4 का डिफरेंस है, 352, 356 एंड 360। अब मैं आपको तीनों के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है, तो उसको ध्यान से करना है आपको। ये देखिए जरा मैं बताता हूं आपको, आ जाइए। ये जो 352 है बेटा, ये है आपकी नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। ये आपका अगला जो है 56, ये है आपकी स्टेट इमरजेंसी। क्या है आपकी? स्टेट इमरजेंसी। 360 जो है ये क्या है बेटा? फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक बार एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछा गया, स्टैटिक क्वेश्चन पूछा गया, उसको उन्होंने जानबूझ के घुमाया, उन्होंने बोला कि 356 मतलब क्या है? स्टेट इमरजेंसी। इसको अदर टर्म्स में क्या बोलते हैं, या अदर नेम क्या है इसका? प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि अगर एक स्टेट में कुछ हिंसक घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, कुछ खराब हो रहा है, तो ओपोजिशन क्या कहती है, क्या कहती है? वो क्या लगा दो वहां पे, वहां लगा दो प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल। जो स्टेट का गवर्नर होगा वो जो गवर्न करेगा स्टेट को, ना कि सीएम करेंगे वहां के, ठीक है। तो अब वो जो अपील करते हैं वो किस आर्टिकल के अंदर करते हैं? तो आर्टिकल है 365, ठीक है। वो क्या है? आर्टिकल 365 के अंदर आपको अपील करनी पड़ती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 360 बेटा जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे इंडिया में कभी नहीं लगी, हमारे इंडिया में कभी नहीं लगी, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारे इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो बेटा। उसके बाद स्टेट जो है बेटा मैक्सिमम लग चुकी है यूपी में 10 टाइम्स, मैक्सिमम यूपी में लग चुकी है बेटा 10 टाइम्स। और नेशनल इमरजेंसी हमारे यहाँ पे 3 बार लगी है, नेशनल इमरजेंसी हमारे यहाँ पे 3 बार लगी है, 1962, 1965 और 1971 में, ठीक है। 3 बार हमारे यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है और फाइनेंशियल कभी नहीं लगी, ये याद रखना है। और स्टेट जो मैक्सिमम लग चुकी है वो कहाँ लगी है बेटा? यूपी में लगी है, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको क्लियर होगी। उसके बाद बेटा बात करेंगे यही पॉइंट पे, एक जो जरूरी पॉइंट है कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं या थी जिनको स्पेशल स्टेटस था, जिनको क्या था बेटा? स्पेशल स्टेटस था। तो आपको याद रखना है जिन भी स्टेट्स को बेटा स्पेशल स्टेटस दिया गया है, अगर वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगता है, अगर वहां पे हम कहते हैं कि स्टेट इमरजेंसी लगनी चाहिए, तो पहले 6 मंथ जो होंगे बेटे, पहले 6 मंथ्स जो होंगे बेटे, उसमें क्या आएगा? गवर्नर रुकेगा, गवर्नर उसको कंट्रोल करेगा, और 6 मंथ्स के बाद क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट के हाथ में सारी बागडोर आ जाएगी, सब कुछ प्रेसिडेंट कंट्रोल करेगा, ठीक है। सबको क्या करने वाला है? प्रेसिडेंट कंट्रोल करने वाला है। ये आप पॉइंट नोट कर लीजिए, पॉइंट बड़ा जरूरी है, ठीक है। और इमरजेंसी बेटा नेशनल जो है वो तभी लगती है कोई एलियन एनिमी, हमारी कोई एनिमी जो हमारा कंट्री हो वो हम पे हमला कर दे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट बेटा क्या है यहाँ पे कि जो स्टेट इमरजेंसी है वो इतनी इजी नहीं है लगवानी जितना हमें यहाँ पे लगता है कि हम इमरजेंसी लगवा सकते हैं, क्योंकि पूरे स्टेट को एक गवर्नर के रूल के अंडर लाना बेटा, तो मतलब उसका जो प्रोग्रेस है वो रोक देना, ठीक है। और फाइनेंशियल वो पता ही है 1991 में लगने वाली थी, अगर आपको याद हो 1991 में आपको पता है कि ऐसा आ गया था कि हमारे पास कुछ ही दिनों का खाना बचा था। तो हमारे उस टाइम के जो एक बहुत ही फेमस पर्सन, जो आज भी फेमस है, मनमोहन सिंह जी, उन्होंने एलपीजी लाए थे। एलपीजी आप जानते होंगे, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है बेटा, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो वो लाए थे, तो उसके कारण होगा बेटा, क्या हुआ? उसके कारण जो था वो आपका इंडिया जो है उस कर पाया, उसको कंट्रोल कर पाया, ठीक है। और जो भी फॉरेन कंट्रीज के जो कंपनीज हैं वो हमारे यहाँ पे एंटर कर पाए, ठीक है, क्योंकि हम एक ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
ओके, तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट अब क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन 9th पे आ चुके हैं कि नोबेल प्राइज किस ईयर में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। अब ये पेपर में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वो क्यों करता है सुनिएगा। वो पेपर में आपको डेट्स देगा, 1895 को हुआ था, 1901 को हुआ था, 1903 को हुआ था, 1905 को हुआ था। कोई ऐसे डेट्स आपको आएंगी कि नोबेल प्राइज आखिर एस्टैब्लिश्ड हुआ कब। आपको समझना पड़ेगा बेटा नोबेल प्राइज के लिए कि नोबेल प्राइज जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो हुई थी 1895 में, ठीक है। वो कब हुई थी? 1895 में। एल्फ्रेड नोबेल के नाम था उनका, एल्फ्रेड नोबेल नाम था उनका, उनके नाम पर ये शुरू किया गया था, ठीक है। एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू किया गया, क्या किया गया? नोबेल प्राइज शुरू किया गया, ठीक है। उनके नाम के लिए बताया गया। उसके लिए बेटा क्या है, इनका डेथ एनिवर्सरी होता है 10th ऑफ दिसंबर को। इनका क्या होता है? डेथ एनिवर्सरी होता है 10th ऑफ दिसंबर को। तो हर साल ये मिलते कब हैं? 10th ऑफ दिसंबर को ही मिलते हैं, ठीक है। हर साल, एवरी ईयर ये 10 दिसंबर को मिलते हैं नोबेल प्राइज, ठीक है। अब कौन कौन से नॉमिनी हुए हैं, कौन कौन से नॉमिनेट हुए हैं, वो इस साल का हम करने वाले हैं, वो हम बाद में करंट में करेंगे। बट स्टैटिक में हम क्या जानना चाहेंगे यहाँ पे कि एल्फ्रेड नोबेल ने क्या आविष्कार किया था, इन्होंने क्या इन्वेंट किया था। तो इन्होंने इन्वेंट किया था डायनामाइट, और अगर डायनामाइट ऑप्शन में ना हो तो नाइट्रो या निट्रोग्लिसरीन, ठीक है, जो उसमें डलती है, उसका आविष्कार किया, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन, इसका आविष्कार किया, ये याद रखिएगा, ठीक है। किसने किया? किसने किया? याद रखेंगे, एल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन या डायनामाइट इन्वेंट किया इन्होंने, ठीक है। इनकी डेथ एनिवर्सरी पे क्या मिलते हैं? नोबेल प्राइज मिलते हैं। नोबेल प्राइज मिलने शुरू हुए 1901 में। मैं मिलने की बात कर रहा हूं, वाज फर्स्ट गिवन इन द ईयर 1901। पहले ये 5 फील्ड में मिलते थे, 5 फील्ड में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर और मेडिसिन, बेटा 5 में मिलते रहे ये। 1969 में कौन सा शुरू हुआ? इकोनॉमिक्स। 1969 में सबसे लेट कौन शुरू हुआ? इकोनॉमिक्स। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आज तक ऐसा कौन सा नोबेल प्राइज जो कभी डिसकंटिन्यू नहीं किया गया, जो कभी डिसकंटिन्यू नहीं किया गया आज तक, ऐसा एक नोबेल प्राइज का नाम बताओ। तो वो कौन सा था? वो था इकोनॉमिक्स। अब सर कहोगे ऐसा क्यों सर? देखिए, ये शुरू हुए शायद 1901 में, बीच में वर्ल्ड वॉर 1 भी आई होगी, वर्ल्ड वॉर 2 भी आई होगी, तो उसके कारण जो वो डिसकंटिन्यू करने पड़े होंगे। बट इकोनॉमिक्स आया ही कब? 1969 में। तो कभी उसको करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो कभी उसको करना ही नहीं पड़ा, इस बात को समझिएगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स सबसे एंड में मिलना शुरू हुआ। एक आपको और बात याद करा दूं, 2018 में लिटरेचर अवार्ड नहीं मिला था। एक फैक्ट है, 18 में लिटरेचर अवार्ड नहीं मिला था, ठीक है। अब सारे नोबेल प्राइज देती कौन सी गवर्नमेंट है? स्वीडन गवर्नमेंट। सारे नोबेल प्राइज कौन देती है बेटा? स्वीडन गवर्नमेंट देती है, याद रखनी है। बट ओनली पीस प्राइज गिवन बाय नॉर्वे गवर्नमेंट, ओनली पीस प्राइज गिवन बाय नॉर्वे गवर्नमेंट, ठीक है। और स्वीडिश क्रोन, ठीक है, स्वीडिश क्रोन जो करेंसी है उसमें उसकी अमाउंट होती है। तो आई होप आपको ये नोबेल प्राइज का सारा जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। नोबेल प्राइज बेटे याद रखने हैं, एस्टैब्लिशमेंट 1895 थी, ठीक है। पहले ये 5 में मिले थे। वो 5 फील्ड कौन सी बता देगी आपको? फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर और मेडिसिन। इस साल के अभी अनाउंस होने शुरू हो गए हैं बेटा, मेडिसिन और फिजिक्स में आ चुके हैं। मैं आपको वो करवा दूंगा, उसकी आपको वरी नहीं करनी है। बट मेक श्योर आपको सारे स्टैटिक फैक्ट पता हो इसके बारे में। जैसे कि पहला फैक्ट एक और क्या है इसमें कि पहला फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज, इट वाज रविंद्रनाथ टैगोर। उनकी बुक थी, लिटरेचर में मिला था उनको गीतांजलि के लिए, 1913 में उनको पहली बार मिला, 1930 में। फिर सीवी रमन को मिला बेटा, किसमें? सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए, याद है 1930 में फिजिक्स में, 1930 में फिजिक्स में। फिर हरगोबिंद खुराना, ठीक है, इनको किसके मिला? मेडिसिन की फील्ड में। अब बेटा वो पूछें कि लास्ट इंडियन जिसने नोबेल प्राइज जीता, तो अगर आप समझ पा रहे होंगे कि एक अभिजीत बनर्जी हैं जिनको मिला इकोनॉमिक्स में,
वो इंडियन ओरिजिन है बट इंडिया के नहीं है, अब वो इंडिया में नहीं रहते, इंडियन ओरिजिन है बेटे, ठीक है। तो लास्ट इकोनॉमिक्स प्राइज उनको मिला, इकोनॉमिक्स में मिला, ठीक है। नाम उनका क्या है, अभिजीत बनर्जी, और उनके साथ में कौन है, उनकी वाइफ डफलो, ठीक है। उनकी वाइफ कौन है, डफलो। अगला पॉइंट बेटा करेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई। अब ये क्वेश्चन हमारा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई, ठीक है। तो हमने अब क्या आंसर करना बेटा, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई। ध्यान से अब आप आंसर करेंगे, ठीक है, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई। पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई क्यों थी, समझिएगा। अंग्रेजों को पता लग गया था, अंग्रेजों को पता लग गया था, क्या पता लग गया था हमको, कि क्या होने वाला है, ये इंडियन लोग और जो मुस्लिम लोग सारे हैं इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होंगे तो हमारे लिए मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि अगर आपको पता हो एकता में बल है, आपने सुना होगा यूनिटी स्ट्रेंथ, अगर ये इकट्ठे हो गए तो हमारे खिलाफ बोलेंगे। उन्होंने क्या किया, बंगाल को दो में बांट दिया, ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में। जब बेटा ये ईस्ट और वेस्ट बंगाल में बांटा गया, ठीक है, तो ये हुआ 1905 में। ये सब करवाया किसने, लॉर्ड कर्जन ने। किसने करवाया, लॉर्ड कर्जन ने। इनकी नीति क्या थी कि इनमें फूट डालो, इनको अलग करो, इनको तुम अलग कर दोगे तो पक्की बात है कि हम इंडिया पे राज करते रहेंगे, हम इन पे राज करते रहेंगे, बट अगर ये इकट्ठे हो गए सारे हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बना दिया गया। जो ईस्ट बंगाल आई क्या है, ईस्ट बंगाल आई क्या है, वेस्ट बंगाल तो आप जानते होंगे, वेस्ट बंगाल तो आप जानते होंगे, हमारा साइड पे जो पड़ता है। ईस्ट बंगाल क्या है, पाक, ठीक है, यहां उसको कह लो जो अब नया बांग्ला एरिया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद बेटा बंगाल का 1905 में जब पार्टीशन हुआ, ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक चीज बोली, अमार सोनार बांग्ला, हमारा सुंदर बांग्ला, हमारा सुंदर बांग्ला। किसने बोला, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और यही आज बांग्लादेश की नेशनल एंथम है, यही आज बांग्लादेश की नेशनल एंथम है, अमार शनार बांग्ला, अमार शनार बांग्ला, यही है जो आज बांग्लादेश की क्या है, नेशनल एंथम है, ठीक है। उसके बाद बेटा 1911 में जाते हैं, जब यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल हुआ। यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल हुआ कब, 1911 में। वो किसने करवाई थी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग। बेटा उस वक्त हुआ क्या था कि जो किंग जॉर्ज फिफ्थ हैं, किंग जॉर्ज फिफ्थ जो थे वो यहां पे आए थे, फॉरेन से, अपने ब्रिटेन से यहां पे आए थे। उनके लिए दिल्ली दरबार सजाया गया, उनके लिए दिल्ली दरबार जो था वो सजाया गया। दिल्ली को इतना खूबसूरत देखते हुए उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली को क्या बना दो, कैपिटल बना दो। तो 1911 में दिल्ली क्या बन गई, कैपिटल बन गई। और उन्होंने कहा कि क्या कीजिए, बंगाल का जो विभाजन किया आपने, तो तोड़ा है, उसको इकट्ठा कर दीजिए। तो किंग जॉर्ज फिफ्थ के कारण ये हुआ, क्या हुआ, आपका यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल भी हो गया और दिल्ली आपकी क्या बन गई, कैपिटल, 1911 में। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी अफेक्ट विच पार्ट ऑफ बॉडी। तो कुछ साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, जो दोबारा पूछते हैं पेपर में। हेपेटाइटिस बी कौन सा इफेक्ट करता है, याद रखिएगा, जब भी किसी वर्ड के आगे हेपा लिखा होगा बेटे, दैट इज एसोसिएटेड विद लिवर, दैट इज एसोसिएटेड विद लिवर। जैसे स्टडी ऑफ लिवर, स्टडी ऑफ लिवर इज नोन एज हेपेटोलॉजी, हेपाटोलॉजी, ठीक है। तो ये हेपा वर्ड आपको याद रखना है। हेपेटाइटिस बी क्या करता है बेटे, ये लीवर को इफेक्ट करता है आपके, ये आपकी बॉडी में लीवर को इफेक्ट करता है, ठीक है बेटे। आपके बॉडी में सबसे बड़ी बोन कौन सी बेटा, थाई बोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनीबॉडी। मैं आपको चाहूंगा कि आप लोग ट्राई करें एक बार, चलिए। फीमर बोलते हैं, फीमर, ठीक है। फीमर सबसे बड़ी बोन है हमारी, जिसको थाई बोन बोलते हैं। और स्टेप्स सबसे छोटी बोन है हमारी, जो हमारे ईयर में होती है, ठीक है, जो हमारे ईयर में होती है, ठीक है। आपको कुछ करवा रहा हूं, ठीक है। हमारे बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 639 मसल्स होते हैं,
ठीक है। 639 मसल्स है हमारी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली, ये आप जानते होंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बेटा है क्या, हाउ मेनी सेशंस इन पार्लियामेंट इन ईयर, कितने सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में पूरे साल में। तो ये हम करने वाले हैं कि कितने सेशंस हैं पार्लियामेंट के पूरे साल में। अब बेटा समझना जरा, पार्लियामेंट का मतलब क्या है। हम पार्लियामेंट जो होता है ये बोलते किसको हैं, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा प्लस क्या बोलोगे, यहां कंफ्यूजन है ना आपको, प्लस क्या बोलने वाले हो, प्लस प्रेसिडेंट, क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट किसी बिल पे साइन नहीं करेगा इनका मतलब ही कोई नहीं बेटा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि यहां पे 3 सेशन होते हैं। देखो जो भी एमपी बनता है वो जाता है पार्लियामेंट, वो अमीर हो जाता है एकदम से, वो क्या खरीदता है, वो खरीदता है कौन सी कार, बजटरी सेशन, मॉनसून, विंटर। सो बजटरी, मॉनसून और विंटर। सबसे लंबा सेशन, सबसे बड़ा सेशन कौन सा, बजटरी सेशन, ठीक है। फिर मॉनसून, फिर विंटर। और याद रखना है आपको, याद रखना है आपको कि गैप जो है 2 सेशंस के बीच में जो गैप है, गैप बिटवीन 2 सेशन नॉट मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। ये बार बार पेपर में पूछा जाता है कि 2 सेशंस के बीच में कितना गैप नहीं होना चाहिए, तो बेटा 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, आपको ये याद रखना है। 3 सेशन है बेटे, बीएमडब्ल्यू, बजटरी, मॉनसून और विंटर, ठीक है। आपको ये प्लीज याद रखने हैं। सबसे बड़ा सेशन ये होता है, फिर आता है ये, फिर आता है ये वाला, ठीक है। और आपको पता है ना जो बजटरी सेशन होता है बेटा, उसमें बजट जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है ना। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो बजटरी सेशन होता है बेटा, बजटरी सेशन, उसमें क्या करते हैं, बजट को इंट्रोड्यूस करते हैं। और आपको पता है कि बजट इंट्रोड्यूस किस हाउस में होता है, ओनली इन लोकसभा, या फर्स्ट इन लोकसभा एवरी टाइम, ठीक है। और बजट बेटा जो प्रेजेंट करता है वो पता ही है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। बजट बेटा, बजट जो होता है बेटा, इसकी पहले तारीख हुआ करती थी कि फरवरी के लास्ट में। अब क्या होगी इसकी डेट, 1 फरवरी, 1 फरवरी, ठीक है। जो बजट आपका पेश होता है, ठीक है, जो इस बार हुआ था 2020 और 21 का, कि हम 20-21 के लिए फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगला बेटा जो पॉइंट है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया अपना सबसे लंबा बॉर्डर, इंडिया अपना सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है। ये क्वेश्चन है कि इंडिया अपना सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, ठीक है। तो मैं मानता हूं आपको, आप पढ़ रहे होंगे तो आपको आता भी होगा, बट उसको सारों को याद रखना बेटा। कितने सारे, हम 7 स्टेट के साथ टच करते हैं बॉर्डर, 7 कंट्रीज के साथ, सॉरी मैंने स्टेट्स बोल दिया, 7 कंट्री के साथ करते हैं बॉर्डर टच बेटा। उनको याद रखना, हायरार्की वाइज रखना बहुत मुश्किल है। तो आपको कैसे करना है, देखो, ब च प न, ठीक है। बचपन हो गया आपका, बचपन में आपने क्या किया था, एमबीए किया था, ये मान लो, ये आपको मानना पड़ेगा। बचपन में आपने क्या किया, एमबीए किया। ये देखिए, ब से बेटा यहां देखिए, मैं एक बार बोर्ड से हटता हूं, आप लोग देख लीजिए आराम से कि सबसे लंबा जो बॉर्डर शेयर करते हैं, सबसे लंबा जो हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं, बांग्लादेश। तो बाई चांस अगर एग्जाम में आपको क्या हो जाए, आपको क्या आ जाए बेटा, आपको आ जाए कि उनकी हायरार्की बताइए, पेपर में काफी बार आ चुका है, पेपर में ऐसे काफी बार आ चुका है। तो बेटा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी शेयर करते हैं, देन चाइना, देन पाकिस्तान, देन नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान के साथ है वो पीओ के एरिया में है, तो कई बुक्स मानती हैं कई नहीं मानती। 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। सबसे बड़ा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, मतलब सबसे बड़ी हम इसका शेयर करते हैं।
बांग्लादेश कैपिटल ढाका, करेंसी टाका। चाइना कैपिटल बीजिंग, करेंसी युआन, ठीक है। पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी रुपी चलती है यहाँ पे। नेपाल कैपिटल काठमांडू, यहाँ पे क्या चलती है, रुपी चलती है। म्यांमार म्यांमार 1 सेकेंड मैं आपको कराता हूँ म्यांमार भी। भूटान की कैपिटल रहेगी थिम्फू, थिम्फू, ठीक है। और अफगानिस्तान कैपिटल क्या रहेगी, काबुल। ओके बेटा, तो म्यांमार की आई एम नॉट श्योर बट मैं शायद यही है। 1 सेकेंड। ओके, मैं आपको पहले बाकी फैक्ट्स बताता हूं, फिर मैं आपको इसकी चीज बताता हूं, ठीक है। इसके बाकी फैक्ट जो है वो बड़े जरूरी हैं, वो क्या करने वाले हमारे, हम वो कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो फैक्ट जरूरी है वो है ये है कि जो बांग्लादेश है बेटे, हमको ये भी याद रखना है कि बांग्लादेश के फादर किसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे फादर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी ना, तो फादर ऑफ बांग्लादेश मुजीबुर रहमान, ठीक है। मुजीबुर रहमान बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि जो करंट क्या है, जो करंट आपकी बांग्लादेश की पीएम है, उनका नाम क्या है, शेख हसीना, ठीक है। तो शेख हसीना इनकी ही बेटी है, ठीक है। शेख हसीना बेटा क्या है, इनकी ही बेटी है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या था कि अपना बांग्लादेश में हेडक्वार्टर्स हैं बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर्स हैं ढाका में, बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर हैं ढाका में। इसकी बेटे हमको याद आ गया नेपीटो, ठीक है। और इसकी जो करेंसी वो है बर्मिस क्यात, ठीक है, बर्मिस क्यात, ठीक है। भूटान की है नगलत्रम, ठीक है, भूटान की है नगलत्रम, ठीक है। और यहाँ चलता है रुफिया, ठीक है। उसके बाद बात करें चाइना की, आप जानते हो कोविड-19, इसके बाद मैं कर चुका हूँ बात, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में हम क्या बात करें कि हमारे आपका मान लीजिए कि इसका 14 अगस्त को क्या होता है, इसका 14 अगस्त को इसका इंडिपेंडेंस डे होता है। नेपाल की अगर बात करें तो यहाँ पे सार्क के हेडक्वार्टर हैं, ठीक है। म्यांमार के बारे में, भूटान के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में कुछ फैक्ट्स खास नहीं है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखिए इतने में आप देखिए कोई डाउट होता है आपको, आप कुछ होता है आप एक बार पढ़िए, सारी चीज़ों को इकट्ठा करिए, कंबाइन करिए, फिर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। लेक्चर में जब हम करेंगे, हम लाइव क्लास लेंगे, तब आप हमसे पूछ सकते हो। यहाँ पे मैं सर लास्ट चीज बताना चाहूँगा, एक सार्क हेडक्वार्टर काठमांडू है, सार्क हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू है। सार्क की फुल फॉर्म बताना चाहूँगा आपको मैं, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और बाकी करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। युआन और येन में बहुत दिक्कत आती है, युआन चाइना की है और येन जापान की है, याद रखना, ठीक है। येन जो है वो जापान की है और युआन चाइना की है, ठीक है। म्यांमार का जो पुराना नाम था बेटा वो बर्मा था, ठीक है, बर्मा था पुराना नाम म्यांमार का, और कैपिटल थी रंगून, अगर आपको याद हो। एक इस पे फेमस सॉन्ग भी था, मेरे पिया गए रंगून, ठीक है, किया है वहां से टेलीफोन, तो रंगून है बेटा, ठीक है। और बात करें अफगानिस्तान की, हम कर चुके हैं। पाकिस्तान में एक याद रखना, यहाँ पे ऑरेंज मेट्रो चलती है, ठीक है, नाम है ये, एक सिंगल मेट्रो है पूरे पाकिस्तान में, उसका नाम क्या है, ऑरेंज मेट्रो, जो कहाँ चलती है बेटा, लाहौर में चलती है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लेक्चर को वाइंड अप करने जा रहे हैं बेटा। अगर आपको कोई इशू आए, ठीक है, कुछ भी आपने पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे बाद में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।